नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो वहीं आज वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है उन्होंने, और जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और दांव खेला है। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग किया है। साथ ही मांग की है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलें तो किसानों की समस्या पर ध्यान दें। राकेश टिकैत ने लिखा है कि हम भारतीय किसान 3 कृषि कानूनों जो कि पीएम मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं उसका विरोध कर रहे हैं और 11 महीने के प्रदर्शन के दौरान 700 किसानों की जान जा चुकी है। इस काले कानून से हमारी रक्षा होनी चाहिए। नेता राकेश टिकैत ने लिखा कि हम भारतीय किसान 3 कृषि कानूनों जो कि पीएम मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं इसका विरोध कर रहे हैं और 11 महीने के प्रदर्शन के दौरान 700 लोगों की जान जा चुकी है। इस काले कानून से हमारी रक्षा होनी चाहिए। तो किसान नेता राकेश टिकैत, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो बाइडेन को ट्वीट करते हुए तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, ये जो राकेश टिकैत ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है और जो बाइडेन को ट्वीट में टैग कर दबाव बनाने की नई एक कोशिश की है, किस तरीके से इसको देखते हैं और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान लगभग 3 महीने या 11 महीने से जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और लगभग 700 लोगों की जान जा चुकी है और कृषि कानून को लेकर जो उनकी मांग है, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और उसी को लेकर राकेश टिकैत ने अब ट्वीट के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट किया है कि आप हमारी जो कृषि कानून है उनको वापस कराएं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी से आज जब मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं किसानों के जो हक की आवाज है उसके बारे में भी बातचीत की जाए। और कहीं ना कहीं जो किसान जो है लगातार अभी तक 11 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर ये आवाज उठाई जा रही है तीनों कृषि कानून जो है वो पूंजीपतियों के लिए आए गए हैं, उनको हटाया जाए, उनकी जगह पर दूसरे कानून आए जाए जिससे किसानों को कुछ फायदा हो सके। मगर यहाँ पर किसानों की तरफ से जो बात उठाई जा रही है या फिर ट्वीट के माध्यम से जो आवाज उठाई जा रही है राकेश टिकैत के द्वारा, वो कहीं ना कहीं देखना होगा क्या वाकई में ये मैसेज जो है अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि जिस तरीके से ट्वीट किया गया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के से बातचीत की जाए और कहीं ना कहीं जो किसानों की जो आवाज है या किसानों की जो मांग है उसको पूरा किया जाए और किसानों के जो मुद्दे पर भी बातचीत हो। मगर देखना होगा क्या आज किसानों के मुद्दे पर बातचीत हो पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 3 दिवसीय दौरे पर है अमेरिका के और वहां पर अब आज राष्ट्रपति से मिलेंगे और जो बाइडेन से लगातार कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी। मगर देखना होगा क्या किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत होगी या फिर कह सकते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। जी राजीव, जिस तरीके से देखा यह जा रहा है कि ये जो कृषि कानूनों का मुद्दा है ये भारत का अंदरूनी मुद्दा है, और जब दो राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं तो वो द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात करते हैं। ऐसे में राकेश टिकैत का ये ट्वीट जो है उनको भी इस बात की जानकारी होगी, बड़े नेता हैं वो। सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीति नहीं दिखाई पड़ रही कि एक सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स, दबाव बनाने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। राकेश टिकैत की बात करें या किसान नेताओं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी और कहीं ना कहीं यही कोशिश लगातार कहीं ना कहीं ट्रैक्टर रैली के द्वारा या फिर कहीं और महापंचायत के द्वारा कहीं ना कहीं होती नजर आई है। और लगातार कहीं ना कहीं 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं किसान जो है वो कहीं ना कहीं यही आवाज उठाते नजर आ रहे हैं कि जो तीनों ही कृषि कानून आए हैं वो पूंजीपतियों के लिए, किसानों के हक के नहीं है और किसानों को उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि एमएसपी को लेकर जो विवाद था वो भी अभी थमा नहीं है। मगर 11 दौर की जो बातचीत हुई थी उससे कहीं ना कहीं 12वें दौर की जो बातचीत होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी, मगर वो अभी तक नहीं हुई है। और इसी को लेकर इस राकेश टिकैत की तरफ से कहें या फिर किसान नेताओं की तरफ से कहें, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। मगर जो ट्वीट का माध्यम अब जो अपनाया गया है राकेश टिकैत के द्वारा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कि भाई वो सरकार से यानी कि मोदी जी से आज बातचीत करें और बातचीत के अंदर किसानों के मुद्दे भी उठाए जाएं, ताकि किसानों की जो आवाज है वो सुनाई दे सके और कहीं ना कहीं जो तीनों ही कृषि कानूनों की जो मांग की जा रही है वो भी पूरी हो जाए। मगर लगातार कहीं ना कहीं देखना होगा कि आज राष्ट्रपति जो कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे और किस
तरीके की बातचीत होती है और किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, ये ज़रूर देखना होगा। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो तीनों ही कृषि कानून लाए गए हैं, मगर वो किस कृषि कानून अभी तक वापिस होते नज़र नहीं आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसके लिए भी किसानों की तरफ से रणनीति बनाई गई है। अब उन 5 राज्यों के अंदर भी कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, मगर लगातार जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें ज़रूर बनती नज़र आ रही हैं। जी। राजीव तिवारी, इस पूरे वाक्य में अभी तक राजनीति ही होती दिखाई दे रही है और आपने कहा अब राकेश टिकैत जो है वो कई मुद्दों पर, अब उनका विषय जो है सिर्फ ये कृषि कानून नहीं है, इसके अलावा वो देश से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं और इसीलिए इस बात की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कि उनका नजरिया जो है वो उसके ऊपर अब राजनीतिक छाप पड़ने लगी है। चाहे इससे पहले आपने देखा कि जब केरल, असम और बंगाल में चुनाव थे तो वहां जाकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। हालांकि हो सकता है कि पार्टी इन पावर सेंट्रल में वही हैं और इस वजह से सेंटर में पावर की वजह से वो एक प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी हार की वजह से, चुनावी हार के डर से शायद बीजेपी इन कानूनों को रिपील कर ले। क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब आई है? क्योंकि अब उन्होंने देश के अंदरूनी मामलों को, अंदरूनी मसले को अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके अमेरिकी राष्ट्रपति को टैग किया। राजीव जी। देख देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पहले जो किसानों की जो आवाज़ थी या किसानों की जो सरकार से लड़ाई थी, वो कहीं न कहीं भारत के अंदर थी, यानी कि देश के अंदर थी। अब वो कहीं न कहीं विदेश के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है और जिस तरीके से ट्वीट किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कि आप भारत सरकार को यानी कि मोदी जी को समझाएँ और कहीं न कहीं कृषि कानून को लेकर भी बातचीत की जाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके के किसानों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और किसानों के साथ-साथ कहीं न कहीं पॉलिटिकल स्टर भी नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कहीं न कहीं किसानों की आवाज जो है उठाने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं राकेश टिकैत को भी ये भी कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं उसका जो दबाव है वो बनता वो अभी भी पिछले चुनावों के अंदर देखने को मिला और जो 5 राज्यों के चुनाव है उसके अंदर भी कहीं न कहीं यही दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरीके से महापंचायत कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर महापंचायत के द्वारा लोगों को जगाने की कोशिश की जाती है, लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि भाजपा सरकार जो है वो कहीं न कहीं कह सकते हैं किसानों के हक में नहीं सोच रही है, किसानों की बातें नहीं सुन रही है, तो कहीं न कहीं उसका साफ जाहिर है कहीं न कहीं भाजपा को भी नुकसान हो रहा है उससे। मगर बात देखना होगा कि भाजपा जो है वो किस तरीके से यानी केंद्र सरकार किस तरीके से किसानों की बातें सुनती है क्योंकि अभी तक की जो 12वें दौर की जो बैठक है वो नहीं की गई है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर ये भी प्रयास लगाए जा रहे थे कि जो एमएसपी को लेकर विवाद है वो भी थम सकता है और केंद्र सरकार उसके अंदर भी बड़ा कदम उठा सकती है और कानूनी अंजामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। मगर अभी तक एमएसपी को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए और यहाँ तक कि तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर भी अभी तक जो बातचीत का रास्ता होना चाहिए था वो भी निकलता नजर नहीं आ रहा है। मगर लगातार किसान जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिलता नजर आएगा क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 5 राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं और विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं उसका फायदा भी हो सकता है। जी राजीव, इसकी काट के रूप में यह भी देखा जा रहा है कि शायद एमएसपी को लेकर कानून की कवायद शुरू हो गई है। तमाम सोर्सेज से इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इस तरीके की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि ठीक ऐन वक्त पर इन 5 राज्यों के जो प्रमुख विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले एमएसपी की कानून की गारंटी देकर क्या इस तरीके से इसके ऊपर भारत सरकार जो है वो कंट्रोल कर सकती है। राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कृषि कानूनों को लेकर जो प्रेशर टैक्टिक्स किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से अपनाई जा रही है, बताया जा रहा है कि इसको काउंटर करने के लिए विधानसभा चुनाव के से ऐन पहले ये एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर आम किसानों को जो ग्राउंड लेवल पर खेती करता है उसको साधने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत लगातार कहीं न कहीं किसानों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही थी। मगर सरकार की तरफ से जो एमएसपी को लेकर कहीं न कहीं कानूनी हंगामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो कहीं न कहीं किसानों के हक की आवाज़ ज़रूर होगी और कहीं न कहीं किसानों को तो उससे थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी। मगर तीनों ही कृषि कानून को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा क्योंकि किसान जो है लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों ही कृषि कानून को वापस किया जाए और उसकी जगह पे कोई नए कानून लेके आए जाए जिससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा हो। मगर इन तीनों ही कृषि कानूनों से कोई भी फायदा होता नजर नहीं आ रहा। मगर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से अब चुनाव के समय कहीं ना कहीं अगर एमएसपी को लेकर विवाद को थमते आए और कहीं ना कहीं कानूनी अंजामा पहनाया जा सकता है तो कहीं ना कहीं किसान
किसानों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं थमेगी और उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी फायदा होगा और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को भी थोड़ी बहुत फायदा होता नजर आएगा। मगर अगर भाजपा यानी केंद्र सरकार जो है वो किसानों की एमएसपी को लेकर विवाद को नहीं रोकता है और कहीं ना कहीं उसको कानूनी अंजाम नहीं पहनाता है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी भाजपा को हो सकता है और आने वाले चुनाव के अंदर विपक्षी को कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हो सकता है। मगर देखना होगा लगातार किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही शायद यही रणनीति बनाई जा रही है ताकि भाजपा केंद्र को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो और कहीं ना कहीं विपक्ष को उसका फायदा हो। मगर देखना होगा क्या विपक्ष को वाकई में फायदा होगा या फिर केंद्र सरकार को फायदा होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो अगली खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कल चंडीगढ़ नगर निगम के आगे धरना दिया जाएगा। धरने का कारण कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की लोगों के खिलाफ बनाई जा रही नीतियों को बताया जा रहा है। इस धरने को संचालित चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला करेंगे और कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन चंडीगढ़ में पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर, झुग्गियों से जो रेंट लिया जाता है उनके ऊपर लगाए जा रहे ब्याज को लेकर और चंडीगढ़ की सड़कों के खस्ताहाल, इन सभी मुद्दों को लेकर कल चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो बीजेपी के नीतियों के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलती हुई और कल चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। तमाम आमजन की समस्याओं को कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। अब इसी कड़ी में चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी कल प्रदर्शन करेगी। तो सुभाष चावला इसकी अगुवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, इसमें महंगाई और तमाम सड़कों को लेकर ये मुद्दे उठाए गए हैं और इस पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलती हुई दिखाई पड़ेगी। कल इसके लिए तिथि मुकर्रर की गई है। तो बीजेपी के नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल और तमाम महंगाई, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उनको लेकर हल्ला बोल करेगी और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तो कल चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। साफ जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है और इसी को लेकर सुभाष चावला की तरफ से इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई की जाएगी। तो खस्ताहाल सड़कें, जैसे ये तमाम बुनियादी मुद्दे हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार रहता है और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जो है वो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी और इसमें किसानों के मुद्दे भी शामिल हैं। इसमें बताया जा रहा है झुग्गियों से जो रेंट वसूला जाता है, उन पर जो ब्याज लगाया जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पानी के बढ़े हुए दाम हैं, उसको लेकर भी ये प्रदर्शन करेंगे। मतलब जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं, आम जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको लेकर अब कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलती हुई दिखाई दे रही है। तो चंडीगढ़ में पानी के बढ़े हुए दामों को लेकर, झुग्गियों से रेंट वसूलने को लेकर, सड़कों की जो हालत खस्ता हुई पड़ी है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और अब वो बीजेपी के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस धरने को चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला संचालित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। चंडीगढ़ प्रदेश कमेटी की तरफ से कल चंडीगढ़ नगर निगम के आगे ये धरना दिया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कल प्रस्तावित हुआ है। तमाम आम जन के मुद्दों को लेकर बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। क्या कुछ ताजा अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? क्या कुछ अहम जानकारी? चंडीगढ़ में बना दिया जा रहा है 30 और तो अमित से तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। उनकी आवाज़ में कुछ तकनीकी खामी, उसको दुरुस्त करेंगे और वापस उनसे जुड़ेंगे। तो इस बीच जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है।
तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल करेगी और बताया जा रहा है कि तमाम जनता के मुद्दों को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ अहम जानकारी और ताजा अपडेट्स आपके पास? देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम के आगे चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा और इसमें 3 अहम मुद्दे हैं, सीधे तौर पे आपको बता दें। सबसे पहला पानी के बढ़े हुए रेट। आपको बता दें चंडीगढ़ में लगातार लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि पानी के जो रेट्स बढ़ा दिए गए और लगभग 3 से 4 गुना ये रेट इंक्रीज बताया जा रहा है, जिसको लेके विरोध काफी हुआ था। तो लॉकडाउन के समय इनके ऊपर रोक लग गई थी। और अगर हम सीधे तौर पे कहते हैं कि इस साल अगर हम कहें कि 2022 मार्च तक ये स्टे लगी हुई है इन रेट्स को बढ़ाने में, ये जब हम कहें चंडीगढ़ के प्रशासक उस समय के वीपी सिंह बदनौर ने ये रोक लगाई थी, पर अब उसकी मुरादी पूरे होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेट्स को बढ़ावा रखा जाएगा, क्योंकि लगभग 3 गुना का इंक्रीज है। और इस इंक्रीज का रीजन अगर हम कहें कि 24/7 वाटर सप्लाई को बताया जा रहा है, जिसके लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि 24 घंटे बिजली लगातार माफ कीजिए 24 घंटे पानी की सप्लाई ये इतने रेट इंक्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं बनाती है। तो वही दूसरे मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ में कॉलोनीज हैं, झुग्गियां हैं, जो वहां पे जो रेंट लिया जाता है सरकारी, अगर उस रेंट में डिले हो जाता है तो उन रेंट के ऊपर बकायदा ब्याज लिया जाता है। जी हाँ, रेंट के ऊपर जो डिलेड पेमेंट है उसके ऊपर बकायदा ब्याज लिया जाता है। उसको दूसरा मुद्दा है जिसको लेके चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है। और फाइनली जो आखिरी मुद्दा अगर हम कहें, जो 3 मुद्दों में से कड़ियों सोच रहे हैं, तो तीसरा मुद्दा जो सीधे तौर पर वो सड़कों की खस्ता हालत के ऊपर है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन जब से बीजेपी के अंदर आई है, हम कहें कि बीजेपी जब से इलेक्शन जीत के यहाँ पे आई है, तो नगर निगम के काम में समय सुस्ती आई है और जितने भी काम हो रहे थे पहले वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और जितना भी अब काम होता है वो सिर्फ एक पैचवर्क टाइप लगता है। या हम सड़कों की बात करें, सड़कें खस्ता हाल पड़ी हैं, सड़कों में लगातार कंटिन्यूशन नहीं है और जहाँ वर्क होता है वो सड़कें कुछ महीनों में ही खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इल्जाम और क्या हम कहेंगे कई मुद्दों के ऊपर लगातार भाजपा को घेरते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि अभी चंडीगढ़ में भाजपा की सरकार है, हम कहें नगर निगम काउंसिल भाजपा के अंडर सिर्फ कुछ गिने चुने ही अगर हम कहें कि कांग्रेस के काउंसलर सिलेक्ट किए गए हैं, तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए और लोगों में अपना विश्वास जताए, क्योंकि लगातार 2 बार कांग्रेस यहाँ से कंटेस्ट कर चुकी है पर दोनों बार मेजोरिटी बीजेपी की ही आई है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस बार के प्रोटेस्ट के देखिए लगातार काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कांग्रेस, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार लोगों बीच में जा रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। पर क्या ये काम काफी होगा उनको 2000 जो अभी हमारे आ रहे हैं दिसंबर के एमसी इलेक्शन उसमें जिताने के लिए? तो इसमें नगर निगम प्रशासन की तरफ से अमित क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, नगर निगम प्रशासन सीधे तौर पे कह रहा है कि हमारी तरफ से सभी कार्य किए जाते हैं, पर जितनी फंडिंग अवेलेबल है उतने ही अलाउड किया जाता है कि उससे ज्यादा जैसे हम कहें कि एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्जन अलाउड नहीं होती। खुद अगर हम कहें कि सभी काउंसलर्स मिलके जो डिसीजन लिया जाता है कि काउंसलिंग की मीटिंग होती है, वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं और वहां से फंड्स अलॉट किए जाते हैं। और अगर उसमें कहीं ना कहीं डिले आता है तो कहीं ना कहीं काउंसलर जिम्मेदार है, उनके सीधे तौर पर ये कह दिया गया है। तो वही पानी के बढ़े हुए रेटों पर उनका कहना है कि जो फैसिलिटी दी जा रही है उसके हिसाब से जो रेट्स है वो बिल्कुल जेन्युइन है और कहीं पे भी ओवर चार्जिंग नहीं की गई है। उन्होंने बोला कई चीजें कंसिडर की जा रही है, जैसे कि जो नया वाटर चैनल बनाने पड़े पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए, जो सिस्टम सेटअप करने पड़े, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रेट्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि अगर रेट्स नहीं बढ़ाए जाते हैं तो चंडीगढ़ प्रशासन को या हम कहें चंडीगढ़ नगर निगम को बहुत ज्यादा वित्तीय घाटा सहना पड़ सकता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि पिछले 1 साल तक रेट ना बढ़ाने पे जब रिपोर्ट दी गई थी तो 80 करोड़ का घाटा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ जैसे छोटे शहर के लिए हम कहें कि वहां पर यूटी के लिए अगर 80 करोड़ का घाटा से पानी के बिलों से आ रहा है, तो आप लगा सकते हैं कितना बड़ा ये एक मुद्दा बन सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम बीजेपी भी ऑलरेडी बोल चुकी है कि हम रेट्स को कंसिडर करें, रेट लगातार नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन और चर्चा चल रही है। पर वहीं नगर निगम के कर्मचारी सीधे तौर पर बोल चुके हैं कि रेट्स बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वित्तीय घाटा झेलना पड़ सकता है। ये जो नई नीतियां बनाई गई हैं और नीतियों के खिलाफ बताया जा रहा है कि जनता परेशान है, जनता का शोषण हो रहा है, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कितनी बड़ी संख्या में लोगों पर असर पड़ रहा है इसका, और ये जो धरना प्रदर्शन है ये कितना बड़ा अंतर पैदा कर पाएगा? देखिए, अगर हम बात करें कितना असर पड़ रहा है तो पूरे चंडीगढ़ में इसका सीधे तौर पे असर पड़ने वाला है। वैसे पानी की रेट्स की बात करूं तो हर एक, चाहे हम कहें सेक्टर्स की बात करें, वीवीआईपी सेक्टर से लेके हम अपने कॉलोनी जो काटी गई है वहां से सबने ही किया था
क्योंकि सीधे ही 3 से 4 गुना का प्राइस हाइक देखने को मिला था। जहाँ पे किस व्यक्ति के घर में जहाँ 100 रुपए का बिल आता था, तो सीधा ही 300 से 400 रुपए बन गया था। एक लगभग 4 टाइम का इंक्रीज़ किसी के लिए भी जायज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि हर किसी की अपनी पॉकेट में लिमिटेड होती है। अगर आप देखिए अपने पॉकेट के हिसाब से ही वो रेडी रहते हैं और उतना इस्तेमाल होता है। और ऐसे में वही चीज़ जो काफ़ी टाइम से वो लगातार यूज़ कर रहे हैं और अचानक से उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाए, या फिर हम कहें कि पानी का ही रेट इतना बढ़ जाए, क्योंकि ये एक मेजर सोर्स है और लगातार बिल्स देखिए चंडीगढ़ में मीटर के ज़रिए बिल आता मीटर के ज़रिए बिल आता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेट्स को कंट्रोल में रखा जाए। पर नगर निगम सीधे तौर पे कह चुके हैं कि रेट्स बढ़ाए बिना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेट्स बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि नई फैसिलिटीज़ दी गई है, 24/7 वाटर सप्लाई दी गई है, तो उसमें लोग भी सीधी तरह कह रहे हैं कि हमें 24/7 वाटर सप्लाई ना दें, पर रेट पानी के जायज़ ही रखे जाएँ। वहीं अगर हम बात करें कि कितना सपोर्ट मिल रहा है, तो ये अभी तक जैसा नज़र आ रहा है कि जितने भी प्रदर्शन कांग्रेस के किए हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ जुड़ती है। पर अब ये देखना होगा, क्योंकि इस बार मुद्दे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि इसमें अलग-अलग मुद्दे हैं। इसमें कॉलोनी से भी रिलेटेड मुद्दे हैं कि कॉलोनीज़ में जो रेंट के ऊपर ब्याज लिया जा रहा है, उसको लेकर टारगेट किया जा रहा है। पानी का मुद्दा जो पूरे चंडीगढ़ से रिलेटेड है, उन मुद्दों और चंडीगढ़ की सड़कों को लेके। तो तीनों ही डाइवर्स मुद्दे और तीनों में ही लोग लगातार प्रशासन से माँग कर रहे हैं, चंडीगढ़ प्रशासन की इन 3 मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाए। पानी के रेट्स के ऊपर कोई एक अगर हम कहें संतुष्टिजनक आंसर दिया जाए कि रेट्स कितने बढ़ेंगे या कहाँ पे रख के स्टेबल होने वाले हैं। तो वहीं जो कॉलोनीज़ पे जो रेंट के ऊपर ब्याज है, उसको हटाने की बार-बार माँग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कहीं न डाइवर्स क्राउड है और एक बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलने की आशंका लग रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित कुमार जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस कल प्रदर्शन करने वाली है। जनता से जुड़े हुए 3 मुद्दों को लेकर इसमें प्रमुख मुद्दे रखे गए हैं। सड़कों की खस्ता हालत को लेकर और वाटर बिल और वाटर टैक्स जो लगाया जा रहा है, उसी के साथ ही झुग्गियों के रेंट पर जो ब्याज लग के आ रहा है, उसको लेकर ये प्रदर्शन होने वाला है। तो राजधानी लाइव में अगली खबर का रुख करते हैं। चन्नी सरकार एक तरफ जहां बड़े बड़े फैसले लेकर जनता के दिल में उतरने की कोशिश में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कामकाज के आंकड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर रोजगार के झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाकर दावा किया है कि सरकार झूठ बोलकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अन्य कामों के आंकड़े भी इकट्ठे करने में आम आदमी पार्टी जुटी है, ताकि चुनावों में कांग्रेस विकास के नाम पर दोबारा सत्ता में न लौटाए। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस सरकार के जो करीब 4.5 साल हैं, उसको लेकर अब आंकड़े जुटाए जाने शुरू कर दिए गए हैं और आम आदमी पार्टी साफ तौर पर अब रोजगार को लेकर और तमाम कांग्रेस की जो नीतियां हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल का रुतबा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हासिल कर लिया है, अब उसके बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प अपने आप को दिखाने की कोशिश जनता के बीच जाकर कर रही है और लोगों को साधने की कोशिश में भी जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ नए सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ से लगातार एक के बाद एक जनता को दिल को छूने वाले फैसले किए जा रहे हैं। इसी तरीके की बयानबाजी भी हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर कवायद चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अब सियासत को लेकर लगातार वार और पलटवार के दौर में कूद चुकी है, जंग में कूद चुकी है और तमाम तरीके के आरोप अब कांग्रेस की 4.5 साल की सरकार पर लगा दिए हैं। लोगों को साधने की कोशिश में आम आदमी पार्टी और इसको लेकर पंजाब सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। इस बार झूठ बोलने का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर जी, अब आम आदमी पार्टी जो है उसने मुख्य विपक्षी दल होने का रुतबा तो हासिल कर लिया पंजाब में, अब उनकी निगाहें जो हैं वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। वो भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके की सिर फुटौबल ये सब कुछ चल रही है, इसमें आम आदमी पार्टी के लिए क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इसका आंसर आपसे लेंगे
कि आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है और इसी के साथ उसने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलबीर दीवान जी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलबीर जी, ये जो आम आदमी पार्टी नई संभावनाएं तलाश रही है आपदा में अवसर की, कांग्रेस की आपदा, और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी इसमें अवसर तलाश रही है, क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट्स कुलबीर जी? देखिए, आम आदमी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव थे, उनमें दूसरी पार्टी पहली बार हालांकि उसने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और जिसमें विपक्ष की जो भूमिका, उसको मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका हासिल हुई थी। यानी जीत से या सत्ता से कुछ ही कदम की दूरी पर थी, एक बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी को मिली थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंची जाए और पहुंचा जाए, और इसके लिए आम आदमी पार्टी मुख्य तौर पर 2 आधार बनाकर ये चुनाव मैदान में उतर रही है। पहला आधार है दिल्ली मॉडल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनका पूरा मॉडल, उनका पूरा जो खाका है, वो लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है कि दिल्ली में शिक्षा की बात करें, या फिर स्वास्थ्य की बात करें, या फिर रोजगार की बात करें, बिजली व्यवस्था की बात करें, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचारित करके कि दिल्ली में इतना सुधार इन मुद्दों में हुआ है, पंजाब की जनता को प्रभावित करना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में विधानसभा जो चुनाव जब होंगे, जनता आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट कर सके, ताकि आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल सके। दूसरा आधार बड़ा जो आम आदमी पार्टी के पास है, वो है कांग्रेस की सरकार की जो नाकामी आम आदमी पार्टी देख रही है। आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा प्रहार जो है वो रोजगार को लेकर किया है कांग्रेस की सरकार पर, और आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि कांग्रेस जो है वो झूठे दावे करके सत्ता हासिल करना चाहती है दोबारा से, क्योंकि 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उसमें बहुत सारे ऐसे काम थे जो किए तो नहीं गए, लेकिन सरकार करने का दावा कर रही है। रोजगार को लेकर आम आदमी पार्टी ने कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि सरकार ने करीब 2.5 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का एक दावा किया है, और इस दावे के जरिए वो जनता में प्रचार करके अपनी उपलब्धि का दोबारा से सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये जो दावा किया जा रहा है सरकार का, ये झूठा है और बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक है। ऐसा आम आदमी पार्टी इसलिए कह रही है कि जो 2.5 लाख नौकरियां देने का दावा सरकार कर रही है, उनमें या तो सेल्समैन लगाए गए हैं, या फिर डिलीवरी बॉयज लगाए गए हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स लगाए गए हैं, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में उनको एडजस्ट किया गया है। यानी छोटी-छोटी नौकरियां जो आसानी से आम आदमी को भी ढूँढने से मिल जाती हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, वो नौकरियां उपलब्ध करवाकर सरकार अपने रोजगार का जो आंकड़ा है, रोजगार देने का, उसमें वृद्धि करना चाहती है। जबकि सरकारी नौकरियां जो है वो युवाओं को नहीं मिली, इसलिए एक भद्दा मजाक जो है वो बेरोजगारों के साथ आम आदमी पार्टी इसका आरोप लगा रही है, और अपनी इसी तर्क को लेकर वो जनता के पास जा रही है। और जहां पर एक तरफ कांग्रेस सरकार रोजगार देने का अपना दावा करके जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इस जो कांग्रेस की सरकार है, उसके इस दावे को कुंद करके आम आदमी पार्टी चाहती है कि सरकार की पोल खोली जाए, दावे की पोल खोली जाए, और समर्थन जो है वो जनता का आम आदमी पार्टी को मिल सके। ये एक मुद्दा है रोजगार का। इसके अलावा जो कांग्रेस की सरकार है, उसने और भी बहुत सारे वायदे किए हैं, चाहे वो किसान कर्ज माफी का हो, या फिर और अन्य डेवलपमेंट के मुद्दे हों। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक-एक करके वो सारे ये जो दावे हैं सरकार के, उनकी छानबीन करेगी, और जो तथ्य होंगे रोजगार की तरह ही, वो इनको लाकर जनता के सामने रखेगी, ताकि सरकार के दावों की जनता के बीच में पोल खुल सके और आम आदमी पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ मिल सके। इस तरह की रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है। जी कुलबीर जी, कांग्रेस पार्टी में एक अंदरूनी विवाद चल रहा है, जगजाहिर हो चुका है,
और कैप्टन अमरिंदर लगातार जिस तरीके से सिद्धू पर हमलावर हैं, वहीं उसको लेकर अब एक और भी मोर्चा खुल गया है। सुनील जाखड़ हैं, वो भी लगातार बगावती सुर ही उनके हैं। हालांकि अभी तक उनका कोई तीखा बयान नहीं आया है, लेकिन रुख उनका भी अभी विरोधी ही बना हुआ है। क्या कांग्रेस की इस आपसी लड़ाई झगड़े में आम आदमी पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? जनता के बीच किस तरीके की जो है माहौल आम आदमी के पार्टी के प्रति देखा जा रहा है? देखिए, ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के इस अंतरकलह से एक बड़ी उम्मीद पाले हुए हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सरेआम दौरे डाल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। जिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कोस रही थी, वही अचानक जब उनकी कांग्रेस से नाराजगी बढ़ी तो वही उनके लिए एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं या फिर ऐसे राजनेता बन गए हैं पंजाब में जिनका कद सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि कांग्रेस की इस अंतरकलह से उसके हाथ में एक बड़ा जो हथियार है वो लग जाए। और इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार ये कहें कि कांग्रेस में खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए डोरे डाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खुले निमंत्रण दिए जा रहे हैं कैप्टन को। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यदि कैप्टन भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से एक बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ना केवल कैप्टन जो है वो अकेले हैं बल्कि उनके साथ एक बड़ा ये कहें कि कांग्रेस का ही एक काफी बड़ा समर्थन है। बहुत सारे नेता उनके पक्ष में खड़े हैं। दूसरी तरफ अकाली दल की 20 बात सेकंड करें, में एक सवाल का और जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं। मेरे पास व्यक्तिगत कई लोगों ने फोन करके इस बात को पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी की वहां की जो लोकल यूनिट है वो कैप्टन अमरिंदर को लेकर चाह रही है कि कैप्टन अमरिंदर उनके खेमे में आ जाए, कुछ उनकी राह आसान हो जाए? ऐसे कुछ संपर्क किए गए हैं क्या? आपको अगर कुछ सूत्रों से जानकारी मिली हो? देखिए, हर बड़ा नेता जब भी अपनी पार्टी से नाराज होता है तो निश्चित तौर पर उस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डोरे जरूर डालती हैं, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि जो है वो नहीं, ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, ना ही कैप्टन धड़े की तरफ से की जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह का कोई संपर्क उनसे किया। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हर विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ है वो चाहती है कि कैप्टन यदि नाराज हैं तो उनके साथ वो आकर मिलें, क्योंकि कैप्टन का जो कद है उसकी अहमियत सारी की सारी पार्टियां जानती हैं और उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कुलवीर दीवान जी इस अहम जानकारी के लिए। तो राजधानी लाइव में आगे बढ़ते हैं और बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों के लिए अब काम के घंटे 12 घंटे से घटाकर 8 कर दिए गए हैं। राज्य के डीजीपी संजय पांडे ने ये जानकारी दी है और वर्तमान में पुलिस दल में काम करने वाली महिलाओं को 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। महिला पुलिसकर्मियों को काम के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं। कई बार पर्व और त्योहारों के समय भी उनकी ड्यूटी लगी होती है। गंभीर केस में तो ये घंटे 12 से भी ज़्यादा हो जाया करते हैं। ऐसे में उनके लिए घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाने में काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं। इन्हीं मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के काम के घंटे को 12 से घटाकर 8 कर दिया है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह खबर एक खुशखबरी लेकर आई है और इस निर्णय की वजह से अनेक महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए घर परिवार और रोजगार में संतुलन रखना आसान हो जाएगा। इस निर्णय के लिए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटिल सहित पूरे मंत्रिमंडल का आभार जताया है। सुप्रिया सुले ने डीजीपी संजय पांडे का ट्वीट रीट्वीट करते हुए कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पुत्री और सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस ट्वीट में यही कहा है कि इससे महाराष्ट्र की महिला पुलिसकर्मियों को घर और बाहर की जिम्मेदारियों का तालमेल बैठाने में आसानी रहेगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। उनके काम के घंटे को 12 घंटे से घटाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है। त्योहारों और पर्व में जिस तरीके से उनकी ड्यूटी बहुत लंबी लग जाया करती थी और काम के घंटे 12 से भी ऊपर पहुंच जाते थे, जहां पर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस बन जाता था वहां पर तो और भी जाकर ये अवधि बढ़ जाती थी। और इसी को लेकर अब राज्य सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए
काम के घंटों को 8 घंटे तक सीमित कर दिया है। तो इसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, ये एक बड़ा फैसला पुलिस कर्मचारियों के लिए, महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए उनके काम के घंटे को घटाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है। किस तरीके का रिएक्शन देखा जा रहा है और कब से ये जो आदेश है वो लागू हो जाएगा? देखिए, मुंबई सहित महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार एक के बाद आंदोलन होते हैं, एक के बाद जो धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, डे नाइट ड्यूटी की जाती है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले से भी कह रही थी कि महिलाओं की जो ड्यूटी है वो कम की जाएगी। लिहाजा उन्होंने गृह मंत्रालय और जो है मुंबई के पुलिस डीजी संजय पांडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया कि मुंबई पुलिस की तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी 12 घंटे के बजाय 8 घंटे रहनी चाहिए। उसको लेकर संजय पांडे ने कल मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पे कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद अब महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो है 8 घंटे कर दी गई है। लिहाजा यह ड्यूटी कल से ही लागू कर दी गई थी। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी लगातार घर परिवार के अलावा मुंबई पुलिस की ड्यूटी निभाती है, उनके लिए बड़ी चुनौती बनती थी। लिहाजा लगातार जिस तरह से मुंबई में महिलाओं को लेकर अत्याचार भी बढ़ रहे थे, उसमें कंसंट्रेशन करना यानी अपना ध्यान केंद्रित करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसको लेकर भी ये बड़ा फैसला किया गया। तो सत्यप्रकाश जी, ये आदेश जो है वो कब से लागू हो रहा है और साथ ही अब महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से प्रतिक्रिया क्या सामने आई है? जाहिर सी बात है खुश तो वो होंगी। बिल्कुल, काफी खुश है क्योंकि कल हमने कई महिला पुलिसकर्मियों से बात भी की थी। लिहाजा यहाँ तक जो महिलाएं कोर्ट कार्टून में काम करती हैं, उनके बाद कोर्ट के आने के बाद जो है उनको पुलिस स्टेशन में काफी देर तक काम करना पड़ता है, जिससे उनके परिवार के लोग भी प्रभावित होते हैं। हालांकि जब मुंबई में बड़े त्योहार आते हैं उस दौरान मुंबई पुलिस सहित जो मुंबई की महिला पुलिसकर्मी उनकी ड्यूटी भी 24 घंटे की कर दी जाती है। तो लिहाजा महिला पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी चुनौती होती है कि घर परिवार कैसे चलाया जाए। कभी कभी महिला पुलिसकर्मियों को छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी परवरिश करना बेहद जरूरी होता है। उसको लेकर भी बड़ी मुश्किलें तो होती रही थी, लेकिन इस तरह के फैसलों को लेकर काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कई महिला पुलिसकर्मियों में बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर और जो है डीजी संजय पांडे को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। खासकर महाराष्ट्र सरकार की ये पहल जो है काफी सराहनीय मानी जा रही है। सत्यप्रकाश सोनी जी, काम के घंटे तो घटा दिए गए हैं, अच्छा फैसला है, कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन अब मैन फोर्स को लेकर, वर्क फोर्स जो है उसको लेकर नई चुनौती महाराष्ट्र सरकार के सामने आ जाएगी, क्योंकि जो काम के घंटे बाकी के बचे उन घंटों पर जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या इसको लेकर कोई और प्लान बनाया गया है या फिर नई भर्ती की जानी है? बिल्कुल, देखिए नई भर्ती को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब स्क्रूटनी की जा रही है कि कौन से पुलिस स्टेशन में कितनी महिला पुलिसकर्मियों की कमी हो रही है। उसको लेकर एक चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के बाद अहम फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में जल्द ही तमाम जो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 12 घंटे से 8 घंटे कर दी गई है, उनको जो रिक्त स्थान होगा उसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। रिक्त स्थान उनका जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसी के साथ ही क्योंकि जिनके ऊपर असर पड़ने वाला है, जनता जिसकी देखभाल के लिए, जिसकी सुरक्षा में ये लोग तैनात होते थे, उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सत्यप्रकाश जी, काम के घंटे कम हुए हैं, ऐसे में उनकी क्या बात सामने आ रही है और उनको क्या आसानी या फिर परेशानी होने वाली है? देखिए, अगर राजनेताओं की बात की जाए तो सुप्रिया सुले ने साफ तौर पे कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और डीजी संजय पांडे का यह जो फैसला बड़ा अहम माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं न सिर्फ पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारियां निभाती थी बल्कि अपने घरों की भी जिम्मेदारी निभाती थी, जिसमें त्योहारों में जो है मुंबई महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बढ़ा दी जाती थी। तब ऐसे में उनके परिवार को लेकर काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन यह फैसला लेने के बाद अब उनकी मुश्किलात काफी कम हो जाएगी। तो लिहाजा यह फैसला बेहद ही अहम और बहुत ही जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो महाराष्ट्र सरकार ने अब महिला पुलिसकर्मियों के वर्क फोर्स यानी कि जो वर्किंग टाइम था उसको घटाकर 12 घंटे से 8 घंटे कर दिया है। बहरहाल राजधानी लाइव में अगली खबर का रुख करते हैं। तो भारत में परंपरागत खेलों के लुप्त होने से बचाने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर द्वारा सराहनीय पहल होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में सितोलिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है
कि हमारे भारत में कई तरह के खेल परंपरागत रूप से खेले जाते हैं, जिसमें गुल्ली डंडा और तमाम कई उन्होंने खेलों का नाम लिया, लेकिन कई दफ़ा से ये परंपरागत खेल लुप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले जो पीढ़ी है वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है, क्योंकि अब बच्चे ये परंपरागत खेलों को छोड़कर घर में मोबाइल में गेम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अपने शौक़ पूरे करते हैं और इसी कारण से उन्हें हार जीत सहित शारीरिक उनकी दक्षता भी कम हो रही है। और इन परंपरागत खेलों को नए तरीके से शुरू करने के लिए इंदौर से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन 26 सितंबर को मध्य प्रदेश और शासन के मंत्री मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा और इसे 28 सितंबर को इस प्रतियोगिता का समापन होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन में राज्य मंत्री सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति दर्ज होने की संभावना भी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परंपरागत खेलों को लेकर ये जानकारी दी है कि अब उनके लिए एक नए तरीके का आयोजन किया जाएगा और जो बच्चे हैं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिनकी शारीरिक दक्षता कम हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनकी बंद हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन में जो बच्चे मशगूल रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से ही अपना मनोरंजन करते हैं, उनको लेकर उनके मस्तिष्क पर जो असर पड़ रहा है उसको लेकर अब परंपरागत खेलों की तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने अपना ध्यान दिया है। इसी की तरफ एक अनोखी अपने अलग तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा की गई है। देखिए, कांग्रेस इनको वोट मानती है, हम इनको हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इसीलिए कांग्रेस के पीरियड में आप देखें तो बीजेपी का पीरियड देखें, कितनी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनी है। कांग्रेस के शासन का देख लीजिए और हमारे शासन का देख लीजिए, हमने बहुत लोक कल्याणकारी योजनाएं इस वर्ग के लिए बनाई है। चाहे देश के प्रधानमंत्री की आप एक एक योजना देख लो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब इसी वर्ग के लिए। एक अंत्योदय कार्यक्रम को यदि लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने इनको हमेशा वोट बैंक माना। तो कांग्रेस में हमारी आइडियोलॉजी में यही अंतर है। थैंक यू। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। गणेश, ये नई तरीके की एक प्रतियोगिता की बात कही जा रही है, कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है, क्या कुछ अहम ताज़ा अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए पवन, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें, जहां पर अब जो है परंपरागत जो विलुप्त होते जा रहे हैं खेल होते जा रहे हैं, जो सितोलिया खेल है, उनकी अब एक बार फिर जो है कैलाश विजयवर्गीय के माध्यम से अब प्रेस वार्ता ली गई है और फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ऐसे खेल जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो परंपरागत खेल है हमारे, जिनसे शारीरिक पीड़ा भी होती है, ऐसे खेलों का जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उन खेलों का एक बार फिर शुभारंभ कर रहे हैं और उन खेलों की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर से की जा रही है, जहां पर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो 3 दिवसीय ऐसे खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर हालांकि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रेस वार्ता भी की है और प्रेस वार्ता के साथ ही उन्होंने इन तमाम खेलों की जो दक्षता है, इन जो विलुप्त होते जा रहे हैं परंपरागत खेल है हमारे, जो पहले ऐसे परंपरागत खेल खेले जाते थे जिनसे शारीरिक पीड़ा होती थी और हमारा शारीरिक जो योग था या सभी चीजें थी, उससे वो भी स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, ऐसे खेल अब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब इंदौर में इसकी शुरुआत की जा रही है और कैलाश विजयवर्गीय ने जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे खेल स्वास्थ्य को लेकर भी काफी ज्यादा उपयोगी थे और लेकिन अब जो है धीरे धीरे जब से इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ चुकी है, उस पर लोग जो है ज्यादा लुप्त होते जा रहे हैं और ऐसे खेल जो हमारे हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथों में अब मोबाइल आ चुका है, मोबाइल आने की वजह से जो हमारे जी मेरी आवाज जी बोलिए जी। गणेश तिवारी जी, जवाब पूरा कीजिए। गणेश जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे?
तो गणेश जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। दोबारा जुड़ने का उनसे प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अपने ही तरीके की अनोखी प्रतियोगिता की शुरुआत की जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 दिवसीय फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 26 सितंबर को इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उसमें मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि जो नौनिहाल हैं, जिनकी शारीरिक दक्षता कम होती जा रही है और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन में गेम खेलने में मशगूल रहते हैं बच्चे, उनके स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके की पहल की गई है। तो गणेश तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गणेश, ये जो नई तरीके की बात कही जा रही है फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा, इसको लेकर अब जो अभिभावक हैं उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ, देखिए, चूंकि अगर सबसे पहले कौन अगर बात करें तो कोरोना काल के बाद से बात करें तो क्योंकि हर बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुका था, क्योंकि जो अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल नहीं भी देना चाह रहे थे, उन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो है मोबाइल देने पड़ रहे थे। जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जो बच्चे बाहर खेलने जाते थे या फिर जो सुबह शाम बच्चे टहलने जाते थे, ऐसे वो जो खेल बच्चे बाहर खेलते थे लोगों के साथ, वो अब ज्यादातर जो बच्चे थे वो मोबाइल पर ज्यादा व्यस्त हो चुके थे और मोबाइल पर जो ऑनलाइन गेम्स होते थे उस पर वो ज्यादा समय व्यतीत करने लग गए थे, जिसकी वजह से हालांकि अभिभावकों के लिए भी एक खुशी की बात है। और अभिभावकों ने इस खेल की जो कैलाश विजयवर्गीय ने जिसको लेकर प्रेस वार्ता की है, वो जो फेडरेशन ऑफ इंडिया 3 दिन के लिए जो हमारे परंपरागत खेल है जो पहले से खेले जाते आए हैं, हमारे अगर पूर्वजों की बात करें तो वो भी खेलते हुए आए, ऐसे खेलों का जो विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, उन खेलों को लेकर एक बार फिर जो है आयोजन करते हुए लोगों में उन खेलों को लेकर एक बार जन जागृत करने की जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर 3 दिन का रहेगा। हालांकि अभिभावकों की बात करें तो अभिभावक निश्चित तौर पर ऐसे खेलों की जो खेल इंदौर में किए जा रहे हैं 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में किया जाएगा, जिसका जो है शुभारंभ जो है जो हमारे मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं मोहन यादव, उनकी अगुवाई में किया जाएगा। तो अभिभावक निश्चित तौर पर इन तमाम जो खेलों का मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर खुशी जाहिर की है, क्योंकि अभिभावक भी चाहते हैं कि ऐसे जो हमारे खेल है, जो परंपरागत खेल है जो विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको एक बार फिर जो है लोगों तक लाया जाए, लोग ताकि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो आज मोबाइल गेम में या फिर मोबाइल में ज्यादातर व्यस्त होते हैं या फिर मोबाइल पे ही अपना ज्यादातर जो गेम्स है वो खेलते हुए नजर आते हैं, उनको उस मोबाइल से दूरी लाने के लिए और ऐसे खेलों का जो है उनके मन में लाने के लिए, ताकि उनके ऐसे खेलों को जो हमारे परंपरागत खेल है उन खेलों का उन्हें जो है खेलने का मौका मिल सके, और ताकि जो हमारा ये परंपरागत हमारे खेल है वो भी विलुप्त ना हो, उसको लेकर जो प्रयास किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के दौर में किया जा रहा है, उसको लेकर हालांकि खुशी भी जताई है। जी गणेश, इस आयोजन को लेकर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? कौन कौन से खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा? किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो क्योंकि ये खेल जो है 3 दिवसीय जो खेल मनाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, इसकी अगुवाई जो है ये फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आयोजन किया जा रहा है। और इसमें चूंकि अगर इस खेल की बात करें तो कई मंत्रियों का भी आना है, और इसकी अगर शुभारंभ की बात करें तो जो हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं मोहन यादव, उनकी अगुवाई में किया जाएगा। तो इनमें अगर जो परंपरागत खेल है, ऐसे तो कई खेल है, लेकिन परंपरागत खेल की बात करें, चाहे वो हम जो है कंचे की बात करें या फिर गधा मार की बात करें या फिर गिल्ली डंडा की बात करें या कबड्डी की बात करें, ऐसे कई खेल है जो हमारे परंपरागत खेल है। तो ऐसे जो गधा मार खेल हो, चाहे वो कंचे हो, गिल्ली डंडा खेल हो, इन तमाम खेलों को जो है इन 3 दिन के जो 3 दिवसीय जो है खेल का शुभारंभ किया जा रहा है, इसके रखा जाएगा, ताकि इन जो परंपरागत विलुप्त होते हुए खेल हमारे देश में प्रदेश में नजर आ रहे हैं, उन खेलों को लोगों तक एक बार फिर जो है पहुंचाया जा सके, और लोगों को उन खेलों के बारे में जो हमारे परंपरागत विलुप्त होते हुए खेल नजर आ रहे हैं वो विलुप्त ना हो। जी पवन। गणेश, फिजिकल एक्टिविटी को, बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है, उसी का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन साथ ही इसी के साथ कोरोना महामारी का दौर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका खतरा भी बरकरार है। नौनिहाल हैं, अब उनके लिए हमारे देश में अभी कोई खास वैक्सीन का भी कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ऐसे में इस फिजिकल एक्टिविटी के दौर की कवायद में फिजिकल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन रहेगी, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर?
देखिए, अगर फिजिकल डिस्टेंस की बात करें, चूंकि अभी निश्चित तौर पर पवन आपने सही कहा कि अभी कोरोना जो है देश से गया नहीं है, अभी भी कोरोना के आंकड़े जो है आ रहे हैं, भले ही आंकड़े कम हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कहना यही है, चाहे वो डॉक्टर्स की बात माने या फिर राजनेताओं की बात माने, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो मोबाइल गेम से जो बच्चे ज्यादातर अब गेम खेल रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिक जो किरण है उसकी वजह से जो है बच्चों को काफी ज्यादा शारीरिक दक्षता देखने को मिलती है, कई तरह की बीमारियां भी जकड़ में लेती है। जिनको लेकर जो है हमारे जो परंपरागत खेल है उससे शारीरिक पूरी तरह से व्यायाम होता है और लोग स्वस्थ भी रहते हैं ऐसे खेल खेलने से। तो जिसको लेकर हालांकि इसकी शुरुआत की जा रही है, इंदौर से की जा रही है, लेकिन अगर फिजिकल डिस्टेंस की बात करें, चूंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, उसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। साथ ही वहां पर अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और लोगों को भी, जो लोग वहां पर आएंगे चाहे वो अभिभावक हो या फिर बच्चे हो, उनको भी पूरी तरह से जागरूक करते हुए यह भी कहा गया है कि जो मास्क है वो मास्क वगैरह या फिर सैनिटाइजर है, तमाम जो कोरोना के बचाव को लेकर तमाम सारी चीजें जो गाइडलाइन है उनका भी पालन करना है और साथ ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा ताकि जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका भी उल्लंघन ना हो पाए। जी पवन। गणेश साहब, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी अभियान शुरू किया जाए, कोई भी कार्यक्रम किया जाए, उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी की प्रतिक्रिया भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। इसमें अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो प्रतिद्वंदी वहां पर पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, कांग्रेस तो अगर बात करें तो कांग्रेस का यही कहना है कि जो सबसे ज्यादा कोरोना काल को लेकर उसके उल्लंघन को लेकर लगातार जो है कांग्रेस के द्वारा बयान दिया जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी को यही कहते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना काल की बात करें तो जहां मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की भी बात करें तो जहां स्कूलों को अब पहली क्लास से भी स्कूल जो है खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साथ ही ऐसे जो आयोजन किए जा रहे हैं उन तमाम आयोजनों को लेकर हालांकि कांग्रेस जो है बीजेपी को कहते हुए नजर आई है और कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी के द्वारा जो है छोटे बच्चों को भी कोरोना काल में ऐसे खतरे के समय पर जो है स्कूल खोलना या फिर इस तरह के आयोजन करना बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। लेकिन हालांकि इसमें अभिभावकों की भी रुचि साफ दिखाई दे रही है, भले ही कांग्रेस का कुछ भी कहना हो, क्योंकि अगर अभिभावकों की बात करें तो चाहे स्कूल खुले हो तो अभिभावक और बच्चे दोनों ही इस पर अपनी रुचि दिखाते हुए अपने बच्चों को जो है स्कूल भी भेजते हुए नजर आए। साथ ही अगर इस खेल की बात करें तो इस खेल में भी जो है अभिभावक और बच्चे काफी रुचि दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि अभिभावकों को भी ऐसे खेलों का जो परंपरागत खेल है वो विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसे खेलों को लेकर वो अपने बच्चों को जो है खेलने के लिए प्रेरित करना चाह रहे थे। अब ऐसे इस तरह के खेल जो है इंदौर में आयोजन हो रहा है और 3 दिवसीय आयोजन है, तो अभिभावक भी हालांकि इस तरह के खेलों को लेकर रुचि दिखा रहे हैं और साथ ही जो इस तरह के खेल का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर भी जो है धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। तो हालांकि कांग्रेस तो एक तरफा जो है बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस पे अगर बात करें तो अभिभावक बात करें, क्योंकि अभिभावकों को अपने बच्चों को इस तरह के खेल खेलने के लिए भेजना है, तो अभिभावक पूरी तरह से इसका समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।